हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो की नॉलेज बाइट्स में आपका स्वागत है। हम जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं या उस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें तीन टाइप की वैल्यूज दिखाई देती है। वन इज बुक वैल्यू, सेकंड वन इज फेस वैल्यू एंड थर्ड वन इज मार्केट वैल्यू। ये तीन टर्म्स हम सुनते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तीनों टर्म्स एक ही चीज़ के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों ही टर्म्स के अलग अलग मतलब है और अलग अलग मायने हैं। ये तीनों ही टर्म्स अलग अलग मतलब रखते हैं, अलग अलग वैल्यूज रखते हैं किसी भी स्टॉक के टर्म्स में। तो चलिए हम आज चेक करते हैं और समझते हैं इन तीनों ही टर्म्स का वैल्यू एंड कैसे हमें इन टर्म्स को यूटिलाइज करना चाहिए जब भी हम किसी स्टॉक को एनालाइज करें और उनके ऊपर डिसीजन बनाने की सोचें। तो फर्स्ट टर्म है फेस वैल्यू। सबसे पहले हम फेस वैल्यू के बारे में समझेंगे और जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, कभी भी जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश होती है, सपोज विथ फोर पार्टनर्स, तो वो चारों पार्टनर इनिशियली कुछ कुछ पैसे लगाएंगे या फिर कुछ कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, भले वो टाइम से हो, एक्सपीरियंस से हो, कुछ भी किसी भी चीज़ से हो, वो कुछ एक करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जाएगा कि चार लोगों ने इस कंपनी को फॉर्म किया है, तो इस चार लोग ये कंपनी के पार्टनर्स हैं। लेकिन जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो उन चारों लोगों को इस कंपनी के कुछ शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो जब कंपनी एस्टैब्लिश हो गई और इन लोगों ने सपोज यहाँ पे टोटल मिला के 1 करोड़ रुपीज लगाए हैं, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान लेते हैं कि सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है, तो इन दैट केस हमें इस कंपनी की जो भी हिस्सेदारी है उसमें सबकी बराबर बराबर 25% हिस्सेदारी होगी। तो ये हिस्सेदारी हम इनको देंगे कैसे? इन हिस्सेदारी देने के लिए हम इनको शेयर्स इशू करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल 1 करोड़ इन्वेस्टेड है तो हमें 1 करोड़ का टोटल शेयर इशू करना पड़ेगा। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं कि कंपनी ने करीबन से 10 लाख शेयर्स इशू किए इस कंपनी के। राइट, इस कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स इशू किए। तो टोटल कंपनी की आज के दिन में वैल्यू क्या है? अभी कंपनी नई नई शुरू हुई है, कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है? 1 करोड़ है। और शेयर्स कितने इशू हुए? 10 लाख इशू हुए। तो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू क्या होगा? 1 करोड़ बाई 10 लाख। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट, सिंपल मैथमेटिक्स। 1 करोड़ बाई 10 लाख विच विल कम डाउन टू 10 रुपीज, विच विल कम डाउन टू 10 रुपीज। तो एक शेयर का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 10 रुपीज। दिस 10 रुपीज इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जब भी किसी कंपनी का शेयर इशू होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे उस शेयर की जो वैल्यू डिसाइड की जाती है, इशू प्राइस जो होती है, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार पार्टनर्स थे, सबको अराउंड 2.5 लाख शेयर्स मिल गए। राइट, तो सबकी शेयर की जो वैल्यू है वो आज के दिन में सेम है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक अपना बिजनेस चालू नहीं किया है, कंपनी अभी अभी जस्ट सेटल हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये जो 10 रुपीज है ये क्या कब बढ़ेगा और कब घटेगा, और ये वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? तो एसेंशियली इस वैल्यू का मार्केट के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये 10 रुपीज तभी आपका गिरेगा जब इस स्टॉक का स्प्लिट होगा। जब आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट करते हैं, अभी रिसेंटली नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने अपना स्टॉक स्प्लिट किया था, टाटा मोटर्स ने, आईआरसीटीसी ने अपना स्टॉक स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में। तो 1:10 का रेशियो मतलब क्या हुआ कि पहले कंपनी के मार्केट में टोटल 10 लाख शेयर्स फ्लोट कर रहे थे। अभी कंपनी ने इन 10 लाख शेयर को स्प्लिट करके 1:10 के रेशियो मतलब एक शेयर के अगेंस्ट में 10 शेयर्स बन गए हैं। और ये जो 10 लाख शेयर्स थे वो अभी अब 1 करोड़ शेयर्स हो गए हैं 10 लाख से। 10 लाख से 1 करोड़ शेयर्स हो गए हैं। तो 1 करोड़ शेयर्स हो गए, पहले 1 करोड़ एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज था, अब 1 करोड़ शेयर्स हो गए। तो ये भी डिवाइडेड बाई 10 होके 1 रुपीज हो जाएगा एक शेयर का वैल्यू। तो फेस वैल्यू तभी कम होता है जब उस कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है। फेस वैल्यू बढ़ता कब है? सेम वे जब इस कंपनी का 10 लाख शेयर्स था, मार्केट से शेयर्स विड्रॉ कर लिए गए, शेयर्स को स्प्लिट, शेयर्स को मर्ज किया गया, और सपोज ये 10 लाख को 5 लाख कर दिया गया। इन दैट केस ये डिवाइडेड बाई 2 हुआ, ये शेयर को डिवाइडेड बाई 2 किया गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दिस एंड दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? इसका फेस वैल्यू का और कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस वैल्यूज को छोड़ के। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मार्केट वैल्यू में। अगर आपको फेस वैल्यू समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपके फेस वैल्यू के ऊपर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वन शेयर एज पर द बैलेंस शीट।
ठीक है, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, हमने एक कंपनी फॉर्म की, वो नई नई कंपनी थी, उसके लिए हमने शेयर्स इशू किए। अब सपोज ये कंपनी ग्रो हो चुकी है, चलिए हम अपने एग्जांपल के लिए मान के चलो कंपनी को 5 साल हो चुके हैं मार्केट में काम करते हुए। तो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, मार्केट कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कैपिटल लगा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं इक्विटी कैपिटल। अब जब कंपनी के 5 साल की ऑपरेशन हो चुकी है, तो इन 5 सालों में कंपनी ने कुछ अर्निंग भी की होगी, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किए होंगे, कुछ अपना स्टेक्स बढ़ाया होगा, एसेट्स बनाए होंगे, तो कंपनी के पास रिजर्व्स में कुछ पैसे रहेंगे। रिजर्व्स में पैसे रहने का मतलब क्या है कि ये पैसे कंपनी अपने पास एज अ कैश रखी हुई है, इसको जब जरूरत पड़ेगा कंपनी इसको यूज करेगी। दिस इज नॉट द एसेट्स, कंपनी ने इसका कोई बिल्डिंग, मतलब दिस विल कम अंडर द एसेट, बट ये ऐसा नहीं कि कंपनी ने इस पैसे का ऑलरेडी बिल्डिंग्स खरीद लिया है या मैन पावर में यूटिलाइज कर, ये उनके पास एज अ कैश पड़ी हुई है। ठीक है, तो कंपनी के पास क्या है, इक्विटी कैपिटल जो कंपनी ने स्टार्टिंग में यूज किया था, और प्लस ये जो रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स है कंपनी के पास। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, इस पर्टिकुलर अमाउंट इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स के बेसिस पे उस कंपनी के टोटल जो स्टॉक्स थे, 1 करोड़, सॉरी 10 लाख स्टॉक्स कंपनी ने स्टार्टिंग में इशू किए थे, तो इसके वैल्यू के बेसिस पे इस पर्टिकुलर 10 लाख स्टॉक्स का क्या वैल्यू होगा, एक स्टॉक का क्या वैल्यू होगा, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। इसे मैं आपको लास्ट में रियल टाइम एक रियल कंपनी की एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इक्विटी कैपिटल का जो वैल्यू था, दैट इज 1 करोड़, और रिजर्व्स में समझ लीजिए आप अभी करीबन अराउंड 10 करोड़ हैं। ठीक है, तो आपका टोटल कंपनी के पास जो एसेट्स हो गए, जो कंपनी के पास टोटल अमाउंट आके एक शेयर्स का हो गया, वो हो गया 11 करोड़ रुपीज। राइट, चलिए इसको हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको हम 9 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, 9 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, 9 + 1, 10 करोड़ हो गया ये टोटल, और हमारे मार्केट में कितने थे, 10 शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स थे इनफैक्ट मार्केट में। तो दिस अमाउंट, दिस विल कम डाउन टू रुपीज 100। मतलब जो शेयर की बुक वैल्यू है वो रुपीज 100 है, एज पर द अकाउंटिंग वैल्यू, एज पर द बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, एक शेयर की बुक वैल्यू इज रुपीज 100। इसका मतलब ये है, खुदा ना खास्ता अगर इस कंपनी के सारे एसेट्स बिक गए और कंपनी क्लोज होने की कगार पे आ गई, तो अपने सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद ये कंपनी एक एक शेयर होल्डर को 100 रुपए दे पाएगी। इसका मतलब ये है, दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो मार्केट वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं, सबसे इजीएस्ट ऑफ ऑल, जो जिस वैल्यू पे एक स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो आज के दिन में उसकी एक्सचेंज पे वैल्यू है, प्राइस है, वही एक शेयर का मार्केट वैल्यू कहलाता है। ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, जैसा कि मैंने बुक वैल्यू के बारे में बताया, बुक वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज नहीं होगा। कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करती हैं, एनुअल रिजल्ट्स पोस्ट करती हैं, इन दैट केस बुक वैल्यू बढ़ेगा और कमेगा, बिकॉज हमें नहीं पता डेली बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स कितने हैं, क्या है। कंपनी जब अपने रिजल्ट को पब्लिश करती है तभी हमें उसकी बुक वैल्यू पता चलती है, राइट। लेकिन मार्केट वैल्यू जैसा हम जानते हैं, स्टॉक पे ट्रेड करता है और डेली ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा क्यों होता है, हम ये देखते हैं कि मार्केट वैल्यू जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुक वैल्यू से ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस में कम होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक कंपनी है XYZ, आपकी आपने जो कंपनी स्टार्टिंग में शुरू की थी वो एक कंपनी है, उस कंपनी में आपने 5 साल काम किया, आपने उस कंपनी को बढ़ाया, आपने एक टीम बिल्डअप की, उस कंपनी के कुछ एसेट्स बिल्डअप किए, आपने अपना नेटवर्क बिल्डअप किया, क्लाइंट्स को पकड़ा, अब ये बिजनेस चल चुका है, राइट। अब ये बिजनेस क्योंकि चल चुका है, पहले आपकी जो कंपनी आपने शुरू किया था इसके अकॉर्डिंग बुक वैल्यू आपका 100 रुपया है, लेकिन जब आप मार्केट से पैसे उठाओगे तो मार्केट आपकी कंपनी के ऊपर कितना, आपके बुक वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम देने को तैयार है, राइट, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू। अब जैसे कि आपने वहाँ पिछले एग्जांपल में हम देखा कि बुक वैल्यू 100 रुपये आ रही है, ठीक है, आप आईपीओ निकाल के इसको अपने स्टॉक एक्सचेंज पे आप इसको ट्रेड करना चाहते हो सपोज 200 रुपीज़ पे, तो क्या मार्केट आपको 200 रुपीज़ की वैल्यूएशन देने को तैयार है? पहले आपका जो वैल्यूएशन था वो 10 करोड़ आ रहा था, राइट। जब आप 200 रुपीज़ पे इसको ट्रेड करा रहे हो स्टॉक मार्केट पे, इसका मतलब ये आपको क्या होगा, कंपनी आपका जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो आपका टोटल वैल्यूएशन है, वो आपको 20 करोड़ का वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? आपकी बुक वैल्यू है 100 रुपये, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मार्केट को लगता है आपकी ग्रोथ प्रोबेबिलिटीज़ अच्छी है, प्रॉस्पेक्ट्स आपके मार्केट में अच्छे हैं, आप मार्केट में लीडर बन सकते हो, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी अच्छी फीडबैक है, आप और पैसे कमा सकते हो, कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हो। दैट इज़ द रीज़न मार्केट आपको प्रीमियम देना चाहता है, आपके जो बुक वैल्यू उस पर प्रीमियम वैल्यूएशन आपको दे रहा है। दैट्स वाई ये वैल्यू जो है वो हमेशा मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में।
और अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी है और एक ऐसा पैरामीटर है जिसे हम एक स्टॉक को सिलेक्ट करने में और एनालाइज करने में यूज करते हैं। उस पैरामीटर का नाम है प्राइस टू बुक रेशियो। राइट, प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो जिसे हम कहते हैं, ये मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू होता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको आगे आने वाले टाइम में एग्जांपल में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा। सो अब एक मार्केट का, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, मार्केट वैल्यू 200 थी। ठीक है। वहीं बुक वैल्यू हमने उसका 100 रुपीज़ आइडेंटिफाई किया था। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया। राइट, तो यही होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब इसे आप देख के नहीं बता सकते कि हाई है लो है, इसके बेसिस पे आपको एक स्टॉक परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे एनालाइज करेंगे उसके बारे में अब थोड़ी बात कर लेते हैं। सो जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है, ये हमेशा जो हेवी एसेट्स कंपनियां होती हैं, हेवी बिजनेसेस जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज, टेलीकॉम, जहाँ पे हमें लैंड्स की जरूरत होती है, फैक्ट्रीज बिल्ड करने की जरूरत होती है, मशीनरीज की जरूरत होती है, इन दैट केस जो पी एंड पी टू बी वैल्यू होता है, रेशियो होता है, वो कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज इन सारे सेक्टर्स में यहाँ पे कंपनीज को डेट लेना पड़ता है और डेट लेके अपने फैक्ट्रीज को और लैंड्स को और मशीनरीज को बिल्ड करना पड़ता है, जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज को रिटर्न देती है। राइट। अगर आप कोई भी एक फैक्ट्री लगा रहे हो तो पहले ही दिन पे वो आपको रिटर्न नहीं देगी। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए 5G टेक्नोलॉजी, अभी मोदी जी ने हमारा 5G हमारे कंट्री में लॉन्च किया। रिलायंस एंड एयरटेल की 5G सर्विसेज बहुत सारी सिटीज़ में रोल आउट हो चुकी हैं। तो ये क्या एक दिन में हुआ है? नहीं हुआ है। राइट, पिछले 4 सालों से, 3-4 सालों से या उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम से कंपनीज 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। बट इससे क्या उन्हें रिटर्न मिल रहा था? रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब समझ लीजिए, कंपनी ने करीबन 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में। तो 4 साल, जो पिछले 4 सालों में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, इसके ऊपर क्या कोई रिटर्न है? नहीं है इसके ऊपर कोई रिटर्न। तो ये एज अ एसेट बिल्डिंग एबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी लेके कंपनी ने इसको बिल्ड किया था। तो वहाँ पे जो हम रिजर्व्स देख रहे थे, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे रिजर्व्स जो हम देख रहे थे, वो रिजर्व तो कम हो जाएगा, बिकॉज पैसे तो जो कंपनी बिजनेस में लगाएगी वो रिजर्व से लेगी। राइट, अब कंपनी के पैसे वहाँ पे कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बुक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बुक वैल्यू क्योंकि कम हो जाएगी कंपनी की, तो पी टू बी रेशियो भी कम हो जाएगा यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन किसी भी हेवी एसेट बिजनेस का जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है वो कम होता है। किसी भी लो एसेट बिजनेस का, जैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस हो गया, आईटी सर्विसेज, जहाँ पे आपको फैक्ट्रीज नहीं चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं चाहिए, आपको मशीन्स नहीं चाहिए, आपके एम्प्लॉयज ही आपके एसेट्स हैं, तो उस केस में आपके पास रिजर्व ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे आपका प्राइस टू बुक रेशियो भी हाई होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किसी भी कंपनी को, कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो को एनालिसिस करके उसको जज कैसे करें कि वो सही है या कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर कंपनी के जो पीयर्स हैं या उस कंपनी के जो हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक रेशियो है, उसके बेसिस पे ये जज करना पड़ेगा कि वो इस कंपनी की जो पी टू बी रेशियो, जैसे सपोज इस कंपनी की पी टू बी रेशियो 3 है। राइट, अब हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि पहले ये कभी 4 हुआ करता था, 5 हुआ करता था, या कभी ये 2 हुआ करता था। तो अगर ये अभी 4-5 था और अभी आके कम हो गया, इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये कम क्यों हुआ। कंपनी ने क्या नए फैक्ट्रीज या फिर एसेट्स या कुछ बिल्ड किया है जिसकी वजह से इसका बुक रेशियो कम हो गया है, या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिजर्व्स कम क्यों रहा है। बेसिकली ये कम हुआ है, इसका मतलब ये कंपनी के रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट रिजर्व्स टू डिक्रीज? तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं एंड उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ये गिरावट क्यों आई है प्राइस टू बुक रेशियो में, देन इज फाइन। अगर हम ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, इस कंपनी का पी टू बी रेशियो कम हो गया है, हमें नहीं जाना चाहिए इस कंपनी को अभी परचेस करने के लिए। वहीं अगर हम इंडस्ट्री पीयर्स के बारे में बात करें, जैसे कि हम टाटा स्टील के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बाकी जो स्टील कंपनीज है, सेल है, JSW स्टील है, और भी बहुत सारी स्टील कंपनीज है, उनके हम पीबी रेशियो को चेक करेंगे। अगर टाटा स्टील 3 है, उनका 2.5 है, 2.8 है, या उनका 3.5 या 4 है, तो उस रेंज में हम देखेंगे ठीक है, पीयर्स से ये अपने पी टू बी रेशियो, P2B इज क्वाइट सिमिलर, क्वाइट क्लोज। तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो पी टू बी रेशियो है अपने पेयर्स के कंपेयर में ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेयर्स का पी टू बी रेशियो इज 10 एंड हमारी कंपनी का पी टू बी रेशियो इज 3, या पेयर्स का पी टू बी रेशियो इज 1 एंड हमारी कंपनी का पी टू बी रेशियो इज 3। ऐसा नहीं है। राइट, तो पी टू बी रेशियो पेयर्स के कंपेयर में मॉडरेट है। सो यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है, हम इस कंपनी को परचेज कर सकते हैं। इंडस्ट्री एवरेज भी सेम चीज़ है, जितने भी हमारी कंपनी में इंडस्ट्री में मेंबर्स हैं उनका जो एवरेज पी टू बी रेशियो आता है
उसके बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि हमारा एवरेज के हम कितने डिविएटेड है। एवरेज के करीब है तो अच्छी बात है, एवरेज से दूर है तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्यों दूर है। अगर हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं रीज़न को तो हमारे लिए सही है, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। नहीं जस्टिफाई कर रहे तो हम नहीं करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स P2B रेशियो के और बुक वैल्यू एंड प्राइस फेस वैल्यू के। तो अभी हम स्क्रीनर की साइट पे आ गए हैं और हमने एज ए एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लिया है जो कि आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के बीच का रिलेशंस। तो चलिए देखते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है इसके लिए। तो सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू एंड बुक वैल्यू के रिलेशन को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्राइस टू बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बुक वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे जो फिगर आया हमारा वो आया 3165.4। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट फिगर। देखिए करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है टीसीएस का 3162, राइट। सो दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज। ये जो फिगर्स है बुक वैल्यू का जो फिगर है और प्राइस टू बुक वैल्यू का जो फिगर है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो भी कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं रहेगा बिकॉज बहुत सारे कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और ये बहुत हाई डेसिमल पॉइंट्स में आता है। इसीलिए यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है जिसकी वजह से ये 3 रुपए का डिविएशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा हम क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये जो बुक वैल्यू हमारा 266 रुपीज़ आया वो कैसे आया। ठीक है, ये जो 266 हमें बुक वैल्यू मिला वो कैसे मिला। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारा रिजर्व्स होता है एंड इक्विटी कैपिटल होता है उसको अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है टीसीएस का बैलेंस शीट में हम आ गए हैं। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो 366 करोड़ का है। एंड अगर हम रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पे तो रिजर्व्स इज 97,088 करोड़। ठीक है, एंड तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं 366 प्लस 97,088। ऑल दिस फिगर्स आर इन करोड्स, सो हम इसको जेनरिक सिंपली ऐड कर लेंगे। इसमें हमें जीरोस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज इन करोड़, राइट। तो ये आ गया हमारा 97,454 करोड़। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स टीसीएस का मार्केट के अंदर कितना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 366। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 366। तो ये जो फिगर आया इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 366 से, 266.26। देखिए, और यहाँ पे बुक वैल्यू कितना है हमारा 266 है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स होते हैं तो ये हमारा बुक वैल्यू भी मैच हो गया। इस तरीके से हम किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और जैसे मैंने आपको बोला कि हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे तो वो अब चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आईटी इंडस्ट्री की सारी मेजर कंपनीज हैं, उनका मैंने यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू, देन प्राइस टू बुक वैल्यू एंड इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। टीसीएस जैसा कि आप जानते हैं अभी आईटी सेक्टर काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। निफ्टी जिस तरीके की रैली शो की आईटी सेक्टर उस तरीके की रैली शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू है टीसीएस का या बाकी सारे कंपनीज का वो डिफरेंट है। यहाँ पे एल&टी इन्फोटेक का प्राइस टू बुक वैल्यू इज 524 रुपीज़, टीसीएस का 266 रुपीज़। ठीक है, इन्फोसिस का 190 रुपीज़। तो इसको देख के हम नहीं बोल सकते बुक वैल्यू को कि कौन सा शेयर का कॉस्टली है, कौन सा शेयर अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी प्राइस टू बुक वैल्यू की एंड उसके साथ साथ इंडस्ट्री एवरेज की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्री एवरेज इज 6.89। 6.89 से जो क्लोजेस्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4.55, 8.03, 9.18। ये सारे थोड़े क्लोजेस्ट वैल्यू है 6.89 के। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है ये सारे वैल्यूज जो है ये सारी कंपनीज जो है वो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है, राइट। तो ये एक फैक्टर हो गया। आपस में अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे ये 11.87 है और यहाँ पे टेकएम के केस में ये 3.91 है, बहुत डिफरेंस है। तो इसका हम यहाँ पे कुछ स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर हम चलेंगे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू को हिस्टोरिकल प्राइस अगर टू बुक वैल्यू अगर हम टीसीएस का चेक करें जो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आ चुका है अभी, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021, एक साल पहले करीबन प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा था 16.6। उस समय आईटी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई रेंज पे ट्रेड कर रहा था। तो वहां पे आप देखो प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई है क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत बढ़ गया था तो बहुत एक्सपेंसिव था। अभी क्या है, अभी ये अपने ऑल टाइम लो पे नहीं है, ये अभी बीच में कहीं पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री एवरेज से भी डबल भी नहीं है, इंडस्ट्री एवरेज से भी कम है।
ठीक है, लेकिन स्टिल हम बोल सकते हैं कि काफ़ी नीचे आया है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये अपने लास्ट करीबन फरवरी 21 फरवरी 21 करीबन 1.5 साल के लेवल, 1.5 साल पहले के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, TCS इज अ कैन बी अ गुड बाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम प्राइस टू बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को एनालाइज करते हैं। अगर आपको आपकी ये हमारी ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।